नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपने उत्तराखंड। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखना जरूरी है। देवभूमि में जो भी बाहर से अपनी पहचान छिपाकर आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करीब 160 मामलों में कार्रवाई की गई है। हम राज्य में सघन सत्यापन अभियान चलाएंगे। राज्य सरकार अवैध मदरसों, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। के साथ जिस तरीके से अभी कार्रवाई जारी है, फंडिंग की जांच के आदेश भी दिए गए, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके पीछे देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखना है और अवैध अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, अवैध मदरसे है। हमने कहा है कि देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे। देवभूमि का अस्तित्व बचा रहना चाहिए, क्योंकि देवभूमि को पूरे देश दुनिया के लोग देखते हैं और कानून के साथ जीना सबकी आदत में आना चाहिए। और देवभूमि में अब जो भी रहेगा, बाहर से आएगा, असंदिग्ध अवस्था में आएगा, पहचान छिपा के आएगा, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई प्रारंभ की है। 160 के करीब ऐसे मामलों में अभी कार्रवाई हुई है, अवैध जो रूप से चल रहे थे। और निकट भविष्य में हम और सघन वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने वाले हैं, जिससे कि कहीं पर भी कोई भी अपराधी किस्म का, कोई भी यहाँ पर वांछित अपराधी या असंदिग्ध होने वाला किसी भी कीमत पर हमारे राज्य के अंदर प्रवेश न कर पाए। क्योंकि वैसे तो हमारा राज्य 4 धामों की दृष्टि से पूरे राज्य भर के अंदर देव स्थान होने के कारण से पूरे साल भर लोगों का पूरे देश से आगमन होता है, दुनिया से आगमन होता है। उनकी सुरक्षा अच्छी हो, उनको अपनी सुरक्षा की चिंता न हो। पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे राज्य में पूरा राज्य ही डेस्टिनेशन है। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको वेडिंग डेस्टिनेशन के नाते, लोगों के प्रशिक्षण के नाते, अभी अच्छे हमारे जो कंटेंट्स बनाने वाले हैं, क्रिएटिव कंटेंट्स बनाने वाले लोग हैं, उनकी भी हम प्रतियोगिता कर रहे हैं। तो ऐसे हम अनेक काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध मदरसे हैं, उसको हम उस अभियान को जारी रखेंगे। अवैध उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसकी भी हम इनके सोर्स की भी जांच करेंगे। क्योंकि देखिए, किसी को अगर यहाँ पर अच्छा काम करना है, शिक्षा का काम करना है, उसके लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है, सरकार उनकी सुरक्षा का प्रबंध कर रही है। लेकिन अपनी पहचान छिपाकर कहाँ से पता नहीं लोगों को लाकर। बीजेपी ने संगठन पर्व के तहत प्रदेश में मंडल जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी, लेकिन अब सबकी नजरें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर टिकी हुई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव मार्च के अंत या फिर अप्रैल की शुरुआत में हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रथम चरण में मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया, उसके बाद जिला अध्यक्षों के निर्वाचन को संपन्न किया और प्रांतीय अध्यक्ष का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें प्रांतीय परिषद के लिए कार्यकर्ताओं का को बनाया गया। अब मुझे लगता है कि जैसा केंद्र का शेड्यूल अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रकार से निर्धारित हो रहा है, उत्तराखंड राज्य के लिए भी उस शेड्यूल में व्यवस्था बनेगी कि केंद्र से जो चुनाव अधिकारी हैं उस शेड्यूल को निर्धारित करेंगे और सही समय आने पर जैसा केंद्र उचित समझेगा उत्तराखंड को प्रांतीय अध्यक्ष मिले। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों पर सरकार की कार्रवाई तेज हो चली है। अब तक 136 मदरसों को सील किया जा चुका है, जिनके पास जरूरी कागजात नहीं थे। सरकार ने इन मदरसों की फंडिंग स्रोत, बच्चों के सत्यापन की भी जांच शुरू कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती हैं और मदारिस से जो मदरसे हैं हमारे, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी की एजुकेशन दी जाती है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी की एजुकेशन दी जाती है तो उन मदरसों को अपने आय का स्रोत बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की कोई इसलिए नहीं है
के वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है या मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हमारे पास 88 एप्लीकेशन हमारे पास आई। 27 फरवरी को हमने 51 मदरसों की जिनके वेरिफिकेशन होकर के आया, वो सही मानक पाए गए, हमने उन्हें कंसीडर किया। और 37 ऐसी एप्लीकेशन थी जिनके मानक पूरे नहीं थे, तो हमने उन मानकों को पूरा करने के लिए उन्हें दिशा निर्देश दिया कि आप अपने मानक पूरे करिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नियमित मदरसों का रहना, मानकों का पालन करना, ये मदरसों की जिम्मेदारी है और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो इनका वेरिफिकेशन भी कराए, और अगर वेरिफिकेशन में कहीं कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उन पर उन्हें पनिश भी करें। तो ये पनिशमेंट जो है इसलिए नहीं है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि उन्हें नियमित करने के लिए, उन्हें सुचारू रूप से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये एक न्याय संगत कार्रवाई है। इसे कांग्रेस पार्टी इस तरफ ले जाना चाह रही है कि ऐसा वोट बैंक, क्योंकि उनका बना हुआ था मुसलमान अब तक, और वो वोट बैंक उनका खिसकता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। जैसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने जो ये बात कही है कि आप मान्यताएं दबाए क्यों बैठे हैं, मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूं आपके माध्यम से कि माननीय हरीश रावत जी, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे पास जो भी एप्लीकेशन आई है मान्यता के लिए, हमने उन सबको कंसीडर किया है, उन्हें मानकों के अनुसार उन्हें हमने मान्यता दे दी है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप ऐसा आपकी तरफ से वक्तव्य आना कि मदरसों के खिलाफ या मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, आपकी वही धारणा है कि 60 साल में आपने उन्हें मेन स्ट्रीम से काट करके अपना वोट बैंक बनाए रखा, और वो वोट बैंक बनाने की आज भी आपकी वही धारणा है। मगर आज उत्तराखंड राज्य के अंदर मुसलमान और मदरसों के संचालक इस बात को भली भांति जानते हैं। हमने 15 मार्च को उन सबको बुला करके जब सर्टिफिकेट हमने तकसीम किए तो हमने उनसे पूछा कि बताइए, ये सरकार कहीं आपके साथ भेदभाव कर रही है क्या? तो किसी जगह सरकार का कोई भेदभाव नहीं। आपके मदरसे बोर्ड का चेयरमैन शामून काजमी क्या कर रहा था? बिजनौर से आप उसको आयात करके लाए हैं, एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को, यहाँ पर मोहम्मद शामून काजमी को, वो अपनी नाक के नीचे यहाँ अवैध मदरसों को संचालन होने दे रहा था, पल्लवित पुष्पित होने दे रहा था, फल फूलने दे रहा था। तो सबसे पहले तो छुट्टी उसकी होनी चाहिए। उसने क्यों सरकार को अंधेरे में रखा? उसने क्यों अवैध मदरसों को यहाँ पर संचालित होने दिया? तो आपका यदि असली गुनहगार कोई है तो आपके द्वारा नियुक्त मोहम्मद शामून काजमी है, जो मदरसे बोर्ड का चेयरमैन है और जिसने यहाँ प्रदेश के अंदर इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने के लिए आंख बंद करके। अवैध मदरसों को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। हरीश रावत ने अवैध मदरसों पर सरकार की कार्रवाई को लेकर चिंता जाहिर की है। बीजेपी ने सीधे हरीश रावत को ही कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता की माने तो हरीश रावत सिर्फ इसीलिए परेशान है क्योंकि उनकी सरकार मदरसों के संचालन में फंडिंग की जांच करवा रही है। ऐसे में हरीश रावत के करीबी इस जांच की आंच में ना आ जाए, जिससे उन्हें भविष्य की चिंताएं भी सताने लगी है और वह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी इसलिए भी परेशान है कि क्यों अवैध मदरसों पे जो है कार्रवाई हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने कहा है, सीधे मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जो फंडिंग कहाँ से हो रही थी, इस फंडिंग की जांच कराई जाएगी। अगर जो अवैध फंडिंग हो रही है, कहाँ से, किस प्रकार का, किन लोगों का संरक्षण है, तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी को शायद चिंता है कि कहीं ना कहीं ये आँच उनके कहीं करीबी लोगों तक न पहुंच जाए, इसलिए वो परेशान है, चिंतित है और इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति हरीश रावत जी कर रहे हैं। हल्द्वानी नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में 29 प्रस्ताव पर 163 करोड़ रुपए के बजट पर चर्चा करते हुए प्रस्ताव पास किए गए। इसके अलावा कई पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में नई स्ट्रीट लाइट लगवाने, लाइब्रेरी खोलने, पार्कों को सुधारने समेत सड़क नालियों के निर्माण की मांग रखी, जिस पर मेयर गजराज बिष्ट ने सभी पार्षदों को जल्द निर्माण कार्यों को पूरा करने, नए प्रस्ताव पर कार्य शुरू करने समेत स्ट्रीट लाइटों को लगाए जाने के आश्वासन दिए। मेयर गजराज
बिश्नोई ने कहा कि विकसित हल्द्वानी, सुंदर हल्द्वानी बनाना उनका लक्ष्य है। इसको लेकर वह सभी पार्षदों को समान रूप से विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ाएंगे। और पूरे शहर की स्वच्छता पर, इसके विकास पर, इसकी सुरक्षा पर, इसकी प्रगति पर, ये कैसे सुंदर बने, इनमें सभी हमारे 60 पार्षदों ने अपनी सहभागिता की और सभी ने मैं धन्यवाद देता हूं सभी पार्षदों को कि उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी शांतिपूर्वक, बड़े धैर्य के साथ इस बैठक को संपन्न किया है। और सभी ने, मैं उनको इस बारे में इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि सबकी सोच ये है कि हल्द्वानी का विकास हो, हल्द्वानी की प्रगति हो। मैं उन सबको बधाई भी देता हूँ। 163 करोड़ का लगभग बजट रखा गया है। सर्वाधिक आज तक का सबसे ज्यादा बजट रखा गया है। सभी पार्षदों के सम्मत से रखा गया, सभी ने इसे सराहा है, सभी ने इसमें हमारे जो वित्त अधिकारी उनको बधाई भी दी है, धन्यवाद भी दिया है। हमारी पूरी टीम जो निगम की है वो सब पिछले 10 दिनों से इस काम में लगी हुई थी और अलग अलग बातों पर चर्चा कर रहे थे, विचार कर रहे थे और सभी विभागों को, सभी क्षेत्रों में जितने भी वर्ग हैं, सभी क्षेत्रों में हमने अलग अलग विचार करके इन कामों को किया है। क्योंकि एसटीपी प्लांट अभी वहाँ काम के लिए वहाँ आपने देखा होगा मशीनें भी आ चुके हैं। मुझे लगता है 3-4-5 दिन में काम प्रारंभ हो जाएगा। हमारी एक लाइब्रेरी ताज चौराहे के पास है, एक लाइब्रेरी आपका बजोजाली में है, एक स्थान हमको कटघरिया में मिला है जिसमें हम लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। तो ये भी यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ है। अपने कालाडूंगी रोड में 2 स्थानों पर सुलभ शौचालय बने और उसकी भी व्यवस्था हम यहाँ पर चर्चा हुई है। और लाइट और पोलों के लिए भी हमने पार्षदों से कहा है कि एक हफ्ते में जितनी भी उनकी डिमांड है, पूरे वार्ड की जितनी भी उनको लाइट चाहिए या पोल चाहिए, वो सब हमें डिमांड लिख के दें, उनकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और हमने एडीपी को कहा है कि जो सड़कें खुदी हुई हैं या जो आप सड़क अभी खोद रहे हैं वो बरसात से पहले बन जानी चाहिए, जो उनको भी निर्देशित किया गया है। तो इस प्रकार के सभी क्षेत्रों में, सभी बातों में पार्षदों के साथ। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल भारत के क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई में किया, आज उन्हीं शब्दों को अवैध बांटने वाला बना दिया है। बीजेपी की राजनीति यही है, आज उनकी सोच विपरीत है। ये कोई भी व्यक्ति जो है आजकल तो YouTube में जा सकता है, दूसरे उनमें जा सकता है, देखे ना क्या मतलब है। और जिन शब्दों का इस्तेमाल भारत के क्रांतिकारियों ने किया, आजादी की लड़ाई में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आज उन शब्दों को अवैध और उनको बांटने वाला रूप में चित्रित कर रही, यही तो भाजपा की राजनीति है, यही तो राजनीति है। मैं तो कहना चाहूंगा कि सावध गरिमा, तुमने साहस दिखाया और भाजपा को आईना दिखाया। सर, विरोध कर रही भाजपा। मैंने कहा भाजपा को आईना दिखाया कि उनका चेहरा कितना विवश है और कितनी उनकी सोच विपरीत। चारधाम यात्रा के कपाट खुलने की तारीख घोषित होने के बाद 20 मार्च से श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आगामी 23 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। वहीं यात्रा को लेकर जहां एक ओर सभी विभाग तैयारियों में जुट चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस की भी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर बुकिंग करवा रहे हैं। जो इसकी जानकारी देते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि अभी तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि की बुकिंग हो चुकी है। रिनोवेट कर पाएंगे। जो भी हमारे गेस्ट हाउसेस चारधाम के रूट पर हैं, उन सभी रूट्स पर इंस्पेक्शन हो चुके हैं और टेंडर भी आमंत्रित हो चुके हैं। क्योंकि बहुत से गेस्ट हाउस ऐसे लेवल पर हैं जहाँ पर बर्फ़ रहती है, तो उसमें काम तो जब थोड़ी सी बर्फ़ कम होगी तभी किए जाएंगे। चूँकि लास्ट ईयर भी उनमें रिनोवेशन कराया गया था, तो कोई बहुत बड़ा रिनोवेशन का वर्क नहीं है, तो वो हम जो भी हमारे पास समय है उसमें हम लोग उसको कर लेंगे। कुछ गेस्ट हाउसेस में परचेज ऑफ फर्नीचर का इशू है, तो वो हमारा परचेज जा करके और उसको वहाँ पर सिर्फ इंस्टॉल करना है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क कम है और हमारे पास जो टाइम लिमिट है उसमें हम सारे कर लेंगे। हमारी टीम भी बनी हुई है और वो टीम इनका इंस्पेक्शन भी कर रही है और हम लोग टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करते हुए सभी गेस्ट हाउसेस की विजुअल्स, फोटोज़ और वीडियोज़ भी मंगवा रहे हैं, देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। बाहर से देखिए, हमारे लगभग 1100 के आसपास जो कमरे हैं वो ऑनलाइन पोर्टल जो बुकिंग के हैं उसमें रजिस्टर्ड हैं।
जैसे मेक माई ट्रिप है, गूगल के थ्रू भी बुकिंग होती है। तो इसमें लगभग 4 करोड़ से भी थोड़ी ज़्यादा रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो जिस हिसाब से ये बुकिंग चल रही है उससे समझ में आ रहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर के जो देश भर के श्रद्धालु हैं उसमें काफ़ी उत्साह है। इस बार हम लोगों ने 2 तरीके से उत्तराखंड में जो भी श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनको उत्तराखंड के व्यंजन परोसे जाएं, 2 तरीके से व्यवस्था की है। एक जो हमारे मैनेजर्स हैं और जो कुक्स हैं उनको ये निर्देशित किया है कि वो ये भी ऑप्शन अपने उसमें रखें। दूसरा जो प्री कुक्ड फूड हैं जैसे हाउस ऑफ हिमालय के बिस्किट्स हैं या ग्रीन टी है उसको भी हम लोग परचेज़ कर रहे हैं और ऑलरेडी हेडक्वार्टर लेवल पर परचेज़ जो है वो प्रारंभ हो चुका है। बाकी यहीं से परचेज़ करके या फ्रीडम हमने दे रखा है मैनेजर्स को कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदें और जो भी बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको उसका स्वाद चखने का अवसर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, रुकते एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार नई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी के तहत रेशम विभाग रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रेशम कीट पालन की योजना चला रहा है, जिसके तहत कुमाऊं मंडल के 2933 काश्तकार रेशम कीट उत्पादन के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इस समय रेशम उत्पादन का अनुकूल मौसम है, ऐसे में रेशम विभाग इन दिनों बसंत ऋतु के दौरान तैयार होने वाले रेशम उत्पादकों के लिए कीट तैयार करने में जुटा हुआ है। रेशम विभाग कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन कर काश्तकारों को वितरित कर रहा है। उप निदेशक रेशम विभाग हेमचंद्र ने बताया कि कुमाऊं मंडल के काश्तकारों को परंपरागत खेती के साथ साथ रेशम कीट पालन के माध्यम से आर्थिकी मजबूत किया जा रहा है, जिसके तहत कुमाऊं मंडल के 4 जिलों के अंतर्गत रेशम कीट पालन के क्षेत्र में 2933 काश्तकार काम कर रहे हैं। इस समय बसंत फसल का सीजन चल रहा है। चूँकि उत्तराखंड के अंदर 2 समय पर फसलें मुख्य रूप से ली जाती हैं, रेशम की, सहतूती रेशम की, जो बसंत फसल होती है और मानसून फसल होती है। ये बसंत फसल का समय चल रहा है जो कि मार्च और अप्रैल में होता है। इस समय समूचे कुमाऊं मंडल में लगभग 98,000 DFL कीटांड, रेशम का कीटांड, उससे कीट पालन किया जा रहा है, जिसमें जो शुरू की 2 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें चौकी कीट पालन कहते हैं, यानी कि करीब करीब 8 से 10 दिन की होती हैं, उसे विभाग के जो कुशल और तकनीकी कार्मिक हैं उनकी देख रेख में ही कीड़े का पालन किया जाता है। क्योंकि बहुत छोटा सा अंडा होता है, राई के दाने के समान, फिर बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, तो उसे बड़ी सेंसिटिविटी से टैकल करना होता है, तो स्किल्ड लोग करते हैं। फिर जब वो 2 अवस्था पार कर जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कीड़ा, तो उन्हें किसानों को वितरित कर दिया जाता है सब्सिडी पर। तो किसानों के पास जब वो चला जाता है तो फिर किसान उसके बाद की उत्तरावस्था की 3 अवस्थाओं का पालन करते हैं और रेशम का उत्पादन करते हैं, और उसे फिर मार्केट, विभाग के ही सहयोग से उसे मार्केट किया जाता है और तब उन्हें आमदनी होती है। अभी समूचे कुमाऊं मंडल की हम बात करें तो उसमें करीब हम 2933 किसान जो है हमारे कीट पालक के तौर पर हैं, जो कीट पालन कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी कई किसान हैं जो वृक्षारोपण कर चुके हैं, जो आने वाले समय में हमारे कीट पालक बनेंगे। और नैनीताल जनपद में 900 से ऊपर हमारे पास किसान कीट पालक के रूप में जुड़े हुए हैं। अभी जो कीड़ा है करीब उधमसिंह नगर और नैनीताल जनपद में किसानों को वितरित किया जा चुका है, लेकिन पहाड़ में अवस्था थोड़ी सी लेट आती है, तो वहां पर 25 तारीख से कीट पालन शुरू होता है और उसके बाद 8 से 10 दिन बाद वो कीड़ा किसानों को वितरित किया जाएगा। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने राज्य की सभी छोटी बड़ी मंडियों की आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि मंडी के भीतर टैक्स चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनिल कपूर डब्बू ने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय हित में ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि इस कदम से किसानों व्यापारियों दोनों को लाभ मिलेगा, जिससे मंडी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डब्बू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श बताया। देखिए, जो कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड है, ये किसानों का हित करता है, जिनके छोटी छोटी सड़कें बनाता है जिससे उनको सुविधाएं मिल सकें, मंडी का कारोबार बढ़े, और इसके लिए लोग टैक्स देते हैं। सरकार ने निर्धारित कर रखा और वो सोशल वेलफेयर में खर्च होता है। मुझे लगातार शिकायतें मिल रही थी कि टैक्स
जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, लगातार टैक्स चोरी हो रही है। और इसी प्रकार अधिकारी और कर्मचारी को लापरवाह हो जाते हैं तो बीच बीच में उनको समझाना पड़ता है कि आखिर हम जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं। तो कल मैंने अपने अधिकारी को निर्देश दे रखे कि जगह जगह लोग 10 बजे आए, कार्यालय में अपना काम समय से करें। तो कल मैं डीजीएम ऑफिस में गया, वहाँ पता लगा कि 10:30 बजे मैं पहुँचा तो 2 कर्मचारी अनुपस्थित थे। मैंने कहा, मेरा उनको पहले मैंने आग्रह किया कि भाई कल से आप गलती ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं गलती की थोड़ी सजा होती है, 1 दिन का वेतन रोकने का निर्देश किया। इसी प्रकार मैं मंडी में गया तो मंडी में कल मैंने 4 ट्रकों को पकड़ा और आज मैंने मीडिया के माध्यम से व्यापारियों से अपील की है, वो भी हमारे अंग है, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनकी भी चिंता होनी चाहिए। मैंने उनसे अपील की है कि आप नियमित रूप से अपना टैक्स भरें, क्योंकि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि पता लगा आप टैक्स चोरी करेंगे, फिर आपके खिलाफ मुकदमे हो, आपको जुर्माना लगे, आपका हैरेसमेंट हो। आप ईमानदारी से टैक्स दीजिए, क्योंकि उस टैक्स के माध्यम से ही किसानों का सर्वांगीण विकास होगा, मंडियों का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। और पूरी प्रदेश की जो मंडियां हैं, क्योंकि मैंने योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श माना, वो वहाँ उत्तर प्रदेश मंडी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 612 करोड़ रुपए की मंडी एक साल में 1530 करोड़ रुपये आय ले आई। तो मैंने वो मॉडल स्वीकार किया। हमारी मंडियों में जितनी ज़मीनें हैं खाली पड़ी हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रही हैं, साफ हो रहे हैं, मैंने कहा उसमें या तो दुकानें बनेंगी, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनेंगे, किसान मॉल बनेंगे और जगह जगह मंडियों की आय उससे बढ़ेगी, जिससे कि जो लक्ष्य है पूरे पर्वतीय क्षेत्र में किसानों का उत्थान हो, किसानों का शोषण कम हो। उनको बीज अगर हम फ्री देंगे तो वो शोषण से ही बचेंगे। बहुत सस्ता लोग बीज देते हैं, कर्जा दे देते हैं और उसके बाद उनका शोषण होता है। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, व्यापक योजना बना रहा हूँ। और इसीलिए मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन डिवीजन, अपने विपणन बोर्ड और बोर्ड की मीटिंग में इस बार मैंने ऐतिहासिक फैसले किए हैं। अब लोग छटपटा भी रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि राजधानी इतनी मेहनत करके, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी जब काम करते हैं लोग छटपटाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने 370 लगाए, लोग छटपटाए, लेकिन अच्छे कामों में हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम लोगों को पहले तो समझाने का प्रयास करेंगे। अब जो नहीं समझेगा, जिसको लगता है कि भाई हमारे पास चोरी रास्ता है, जिसको लगता है कि बदमाशी रास्ता है, तो उसके लिए सरकार सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पौड़ी शहर के मेडिकल स्टोरों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के नेतृत्व में खाद्य आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें पौड़ी मुख्य बाजार में 1 दर्जन से अधिक दवा की दुकानों का निरीक्षण कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने बताया कि नारकोटिक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अन्य विभागों के द्वारा पौड़ी मुख्य बाजार की दवा की दुकानों में निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मानक पूरा न करने पर एक दवा की दुकान को सील करने का काम किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में ये एक कैंपेन सेफ ड्रग्स सेफ लाइफ, सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन के तहत ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसका आज ये प्रथम दिवस था। और ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि माह में प्रत्येक माह में 2 दिन ये कैंपेन चलाया जाना है, जिसके लिए आज से हमने कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत जितने भी हमारे आम जनमानस है उनको न केवल जागरूक किया जाना है कि सुरक्षित दवाओं का सेवन करना है ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, जो कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 में फंडामेंटल राइट भी है कि सभी व्यक्तियों को एक सुरक्षित और सेफ लाइफ मिल पाए। इसी अभियान के अंतर्गत आज जनपद पौड़ी गढ़वाल मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल की तरफ से जो एक संयुक्त टीम गठित हुई है, जिसमें जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं और साथ में जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं और स्वास्थ्य विभाग हैं, अन्य विभाग 2-3 विभाग और साथ लेकर के ये एक संयुक्त निरीक्षण किया गया है, जिसमें कुछ मेडिकल स्टोर्स पर वहाँ पर सरप्राइज इंस्पेक्शन किया गया है। वहाँ पर देखा गया है कि क्या क्या अनियमितताएं चल रही हैं, कि क्या दवाइयों का विक्रय जो है सही प्रकार से हो रहा है, ख़ास तौर से जो कालातीत दवाइयाँ हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं, कहीं इस तरह की दवाइयों का तो सेल नहीं हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर देखा गया कि क्या क्या अनियमितताएँ हो रही हैं। तो वहाँ कुछ अनियमितता पाई गई हैं, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर जो हमारे पौड़ी गढ़वाल के उन्होंने कुछ एक्शंस भी लिए हैं। आगे भी इसी तरह के अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही साथ जो दवा विक्रेता हैं उनके साथ आज एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है जिला मुख्यालय पर ही, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से,
ताकि उनको भी संवेदनशील बनाए जाने के लिए जो कि आवश्यक निर्देश उनको दिए गए हैं, किन किन सुविधाओं का और किन किन शर्तों जो उनको लाइसेंस इशू करते वक्त उनको बताई जाती हैं, उनका अनुपालन किए जाने के लिए उनको बताया गया है। तो हर माह ये 2 दिन का जो कैंपेन है वो सभी आम जनमानस के फायदे के लिए ये चलाया जाएगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से। धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।